एवरीवन, मेरा नाम ओमझा हुआ। चलिए जी, आज से हम लोग पढ़ते हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए जीएस का बैच। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा रीजनिंग और जीएस। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा इसमें हिस्ट्री और रीजनिंग। दो अलग अलग टाइम टेबल पे आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जितने भी बच्चे जो भी वनडे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वनडे एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपके आ जाते हैं एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशन। तो जितने भी होते हैं जिसमें कि वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जो जाता है जीएस से रिलेटेड, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो ये सारे चीज पूछे जाते हैं। और जीएस में यहाँ पे आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका हिस्ट्री। यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग अपना हिस्ट्री। बोले तो इतिहास। जैसे ही इतिहास वर्ड शुरू होता है तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर हिस्ट्री कहते किसको है, ये आया कहाँ से। बेसिकली हिस्ट्री कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा ये नहीं है, बस पुरानी बातों का समाकलन है, स्टोरेज है, और इसके ही पुराने कहानियों को जो बीती घटनाएं हुई थी उसी का जो इतिहास बना है, और वही जो हम लोग पढ़ते हैं वही हिस्ट्री है। तो अगर इसका डेफिनेशन कहा जाए एक प्रॉपर वे में क्या होता है, तो ये आया कहाँ से है, ये सारे चीज को जानने के लिए देखते हैं। तो हिस्ट्री शब्द लिया गया है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया, ये हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड हुआ, यूनानी शब्द है, और इसके बारे में सबसे पहले बताया था एक यूनानी व्यक्ति जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, हिस्टोरिया के बारे में, और इसी को बाद में जाकर के कहा गया हिस्ट्री में। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, उस बुक का भी नाम था हिस्टोरिया। बेसिकली अगर कहा जाए कि हिस्टोरिया क्या होता है, तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज हिस्टोरिया। मतलब नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। जो भी व्यक्ति हिंदी वाले होंगे या जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखते हुए चलूंगा। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो आप, तो निश्चित तौर पे आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप छोटी मोटी बातों को समझ सको। तो इसके लिए परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन होता है वो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हिस्टोरिया। हाँ, तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन मतलब ऐसा ज्ञान या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टिगेशन के द्वारा
प्राप्त किया गया हो उसी को कहते हैं हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया के बेसिस पे अगर बात किया जाए कि हिस्ट्री का सोर्स क्या क्या होता है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऐसे लिख सकते हैं इसको, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अगर बात करें हम लोग हिस्ट्री का क्या क्या सोर्स है, तो सबसे पहला होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एक एक चीज के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक सोर्स स्रोत। दूसरा होता है इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट। दूसरा माना जाएगा इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शंस या इसी को कहते हैं हम लोग अभिलेख। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख। तीसरा कहा जाता है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट या स्मारक। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा होता है इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट। ये सॉरी माफी चाहेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ही आते हैं आपका इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक, अभिलेख। इसी के अंतर्गत आता है कॉइन्स यानी सिक्के। देखिए समझते हुए चलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही आता है इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट, कॉइन्स यानी सिक्के। अब इसमें जो लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, पुराने समय में जिस समय की इतिहास में लिखना पढ़ना उतना शुरू नहीं हुआ था या शुरुआत के दौर में था, जिस समय की पेन पेपर उतना डेवलप्ड नहीं था, तो उस समय क्या होते थे ना कि दीवार पे लिखे मिलते थे, अभिलेख मिला करते थे, या फिर मूर्तियां होती थी उनके बेसिस पे हम लोग जानते थे, या फिर सिक्के होते थे उस पर कुछ लिखा होता था, उसके बेसिस पे नॉलेज मिलता था। अभिलेख मिला करता था दीवार पर या किसी ताम्र पत्र पर, ऐसे ही जगहों पर लिखा हुआ मिला करता था और उसी से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते थे। वो भी हिस्ट्री का सोर्स कहलाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बात करें स्टैच्यू, फॉसिल्स, मूर्ति, स्टैच्यू यानी मूर्ति। इसके अलावा बात करें फॉसिल्स, या फिर अवशेष जिसको कहते हैं हम लोग, अवशेष। इसके अलावा दूसरा सोर्स जो होता है, ये सारा का सारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत आएगा, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट, कॉइन्स, स्टैच्यू, फॉसिल्स, ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आएंगे। दूसरा सोर्स का अगर बात करें तो लिटरेरी सोर्स कहलाता है। लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोत, इसको मिटा दें। दूसरा होगा
सोर्स, लिटरेरी सोर्स या फिर साहित्यिक स्त्रोत्र, साहित्यिक स्त्रोत्र। साहित्यिक स्त्रोत्र के अंतर्गत रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दो टाइप के बुक्स आते हैं। एक धार्मिक, जिसको हम लोग कहते हैं रिलीजियस या धार्मिक, और दूसरा होता है नॉन रिलीजियस या इसी को कहते हैं हम लोग गैर धार्मिक। रिलीजियस और नॉन रिलीजियस साहित्यिक स्त्रोत्र के अंतर्गत आते हैं हमारे रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, धार्मिक और गैर धार्मिक। इसके अलावा आता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। तीसरा सोर्स ऑफ हिस्ट्री आता है हमारा डिस्क्रिप्शंस बाय फॉरेनर ट्रेवलर्स। धार्मिक गैर धार्मिक के बारे में डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे चल के। जब हम लोग पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में, उस समय इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए एक बार शॉर्ट में हम लोग समझते हैं डिस्क्रिप्शंस बाय फॉरेनर ट्रेवलर्स। विदेशी यात्रियों का विवरण क्या होता था? विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो डिस्क्रिप्शंस बाय फॉरेनर ट्रेवलर्स यानी कि विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण क्या होता है कि वैसे लोग जो कि आते थे बाहर से और यहां पे आने के बाद वो उन्होंने क्या देखा इसके बारे में जो वहां पे बताते थे या अपने बुक्स में लिखा करते थे, तो वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो भी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें कि आता है डिस्क्रिप्शंस बाय फॉरेनर ट्रेवलर्स। तो ये कुछ थी ऐसी बातें जो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है कि कैसे हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, कैसे तैयार होता है। तो इन सब सोर्सेस से हम लोगों को हिस्ट्री का पता लगा था। इसके अलावा इतिहास, अब जैसे कि मान लेते हैं हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं प्रतिदिन हुआ करती है, तो सारे को हिस्ट्री में कलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सब के बेसिस पर ही हिस्ट्री बनाई जाती है, इतिहास तैयार किया जाता है। चलिए डिटेल हम लोग अब डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इनके एक क्वेश्चन यहां से एक आता है जो बार बार पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के पितामह कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं हेरोडोटस। और उन्होंने ये एक बुक लिखा था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया नामक बुक को सबसे पहले इन्होंने दिया था, किन्होंने? हेरोडोटस ने। तो कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा अब हम लोग जो बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अगर बात किया जाए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, थ्री मेन कैटेगरी। पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले अगर बात करते हैं इतिहास को, भारतीय इतिहास, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और इंडियन हिस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। फर्स्ट एंशिएंट इंडिया, सेकंड मिडाइवल इंडिया एंड थर्ड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया लिखते हुए चलिएगा, एंशिएंट इंडिया,
सेकंड मेडाइवल इंडिया, थर्ड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, कालीन भारत, और तीसरा होगा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत हिंदू रूलिंग पीरियड कहलाता है क्योंकि इस समय यहां पर सारे के सारे शासक हिंदू शासक हुआ करते थे। मध्यकालीन भारत यानी कि मेडाइवल इंडिया को हम लोग मुस्लिम रूलिंग पीरियड के नाम से भी जानते हैं। रूलिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। और आधुनिक भारत जिसमें कि हम लोग ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जिसमें कि हम लोग हिंदू रूलिंग पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। मुस्लिम रूलिंग पीरियड यानी जिसमें कि हम लोग मेडाइवल इंडिया में जो पढ़ते हैं। और मॉडर्न इंडिया जिसमें कि हम लोग ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं या ब्रिटिश रूलिंग पीरियड को हम लोग जिसमें पढ़ते हैं वो कहलाता है आधुनिक भारत या फिर मॉडर्न इंडिया। अगर बात करें कि अभी तक हम लोग जो भी चीज देखें इसमें डेटा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब हिस्ट्री में सबसे जो मेन चीज होता है आपका कि वो तारीख क्या होती है ना, किस से किस रूलिंग पीरियड को हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंडिया, कितने पीरियड को हम लोग मिडाइवल इंडिया कहेंगे, किस पीरियड को हम लोग एंशिएंट इंडिया कहेंगे। तो निश्चित तौर पे 712 एडी से पहले जितना भी हो गया वो आपका हो गया एंशिएंट इंडिया। मिडाइवल इंडिया का अगर बात करते हैं, मध्यकालीन भारत का अगर बात करते हैं तो इसमें ये हो गया 712 एडी से लेकर के टोटल 1707 तक। 712 एडी से 1707 तक का पीरियड ये कहलाता है मुस्लिम रूलिंग पीरियड। इसके बाद 1707 से लेकर के 1885 तक, 1707 से 1885 तक ये कहलाता है हमारा मॉडर्न इंडिया। अब यहां पर एक फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा जिसके बारे में हम लोग अगले जानेंगे। रुको तो एडी और बीसी के बारे में जानकारियां आपको अगले लेक्चर में दी जाएगी। स्टार्ट है। और इस जगह पे सिर्फ हम लोगों को इतना सा ही जानकारी याद रखना है कि 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक का पीरियड मुस्लिम रूलिंग पीरियड यानी मेडाइवल इंडिया कहलाता है। 1707 से 1885 तक मॉडर्न इंडिया कहलाता है। और इसके बाद जितने भी आ जाते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट कहलाता है 1947 से 1964 तक। वो सब चीज बाद में जानेंगे। अभी पहले इसके बारे में जानते हैं एंशिएंट इंडिया को फिर से कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत को फिर से 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत फिर से आगे चल के क्लासिफाई किया गया 3 मुख्य भाग में। यानी एंशिएंट इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स अगेन, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और
हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड लिखते जाते हैं हम लोग, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक माफी चाहेंगे, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। फिर से अगर बात किया जाए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इसको फिर से आगे चल के 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। उससे पहले हम लोग जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको कि हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को कहा जाता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, इसी काल को यानी आद्य ऐतिहासिक काल को ही हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। और इसी में हम लोग सबसे पहले जाने थे, इसी ब्रॉन्ज एज में यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पुराना एक सिविलाइजेशन, जिसका नाम होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इसी में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के बारे में। यानी कि इसी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, सबसे पुराना सिविलाइजेशन सबके बारे में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। और ये काल कहलाता है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का काल, मतलब टोटल ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड शुरू होता है 2500 से लेकर के टोटल 600 बीसी तक। ये पूरा का पूरा शासनकाल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जब हम लोग जहाँ पे उस समय जब हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे होंगे तो वहाँ डिटेल इसकी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड किसको कहा जाता है, यानी कि ऐतिहासिक काल क्या है, तो ऐतिहासिक काल जिसमें कि 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक का पीरियड कहलाता है। 600 बीसी टू 712 एडी तक का पीरियड ही कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड। अगर बात करें कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कितने भागों में बांटा गया है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड फिर से आगे चल के 2 मेन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को फिर से हम लोग बांटते हैं 2 मेन भागों में। एक को कहते हैं हम लोग स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज को ही कहा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल। और दूसरा कहलाता है कॉपर एज। कॉपर एज। कॉपर एज। कॉपर एज यानी ताम्र युग। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को फिर से 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को कहते हैं हम लोग स्टोन एज, दूसरे को कहते हैं हम लोग कॉपर एज, यानी कि पाषाण काल और ताम्र काल या ताम्र युग। पाषाण युग और ताम्र युग, इसको हम लोग काल या युग भी लिख सकते हैं।
तो ताम्र युग और पाषाण युग, दो पार्ट में प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्लासिफाई किया गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, अब स्टोन एज को अगर हम लोग फिर से क्लासिफाई करते हैं, इस स्टोन एज को फिर से 3 मेन पार्ट में बांटा गया है। ये स्टोन एज फिर से 3 अलग अलग भाग में बट जाता है। ये स्टोन एज पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। मतलब एक को कहते हैं हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा कहलाता है मीजोलिथिक पीरियड और तीसरा कहलाता है नियोलिथिक पीरियड। पहला हो गया पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा हो गया मीजोलिथिक पीरियड और तीसरा हो गया नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को ही हम लोग कहते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा मीजोलिथिक पीरियड जिसको कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक पीरियड जिसको कहते हैं हम लोग नव पाषाण काल। तो पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरा पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक पीरियड जिसको कहते हैं हम लोग नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड 5 लाख बीसी से लेकर के 8000 बीसी तक का पीरियड कहलाता है। यानी 5 लाख बीसी से 8000 बीसी तक का पीरियड, पूरा का पूरा शासनकाल पीरियड कहलाता है पुरा पाषाण काल। इसके अलावे 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक, 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का शासन पीरियड कहलाता है मीजोलिथिक पीरियड, शासन नहीं सॉरी, नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, जिसमें कि आता है 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। 4000 बीसी से 2500 बीसी तक का शासन कंप्लीट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में एक ओवरव्यू था जिसको कि हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन मन में आपके आएगा कि मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश रूल के बाद, यानी कि क्या 1885 के बाद ईस्वी आना बंद हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद का भी शासनकाल आया था, लेकिन 1947 से लेकर के 1964 तक, इसके बाद यानी कि 1947 से 1964 तक का जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में हम लोग बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं और 1964 के बाद जितना भी है वो हम लोग कंटेम्पररी इंडिया में जान, इसमें हम लोग कंटेम्पररी इंडिया के बारे में देखते हैं, यानी कि इसमें कंटेम्पररी इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट आज की हम लोग जितना चीज भी ये चीज पढ़े, ये एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब आप लोगों को अगर ये पसंद आता है तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट में हमको बता दें कि क्या इसके आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग सच में वन डे एग्जामिनेशन के लिए सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको ये पसंद आएगा। और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसके आगे भी हम आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे, अदरवाइज यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सारा चीज पसंद आता है तो देखिए, कमेंट पे हमको जरूर बताइए और अच्छा रिस्पॉन्स देने पर कल के दिन में आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। बाय द वे मेरा अगर माना जाए, मेरा मानना है कि आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स पे डिपेंड ना रहकर अगर अपने से नोट्स तैयार करेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप सबों के लिए। तो मैक्सिमम बच्चे जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप अपने से खुद से हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। बाय द वे आपको पीडीएफ में भी ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आज का ये
कंप्लीट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।